देखो पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, जहां पे इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है जो है a sin स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू c। अब आप ये जानते हो कि जो साइन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ tan x, तो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाएगा a tan स्क्वायर x, ये बचेगा खाली b, cos स्क्वायर x से डिवाइड करा, और सामने क्या हो गया c, 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, जिसको हम लोग बाद में चेंज कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x में। ठीक है, अब tan स्क्वायर, हमें तो tan स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों tan स्क्वायर x की टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे a tan स्क्वायर x, ठीक है, और यहां से ये जो टर्म है मैं अभी तो यहां लिख देता हूं b, यहां पे देखिए क्या है c, और ये हो जाएगा c इंटू tan स्क्वायर x। अब आपको ये सिंपल तरीके से tan स्क्वायर x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। यहां से मैंने tan स्क्वायर x कॉमन निकाल दिया, इसके पास था a, यहां से आ गया माइनस c, यहां दे रखा है ऑलरेडी मेरे पास c, b उधर चला गया, तो आप देखो हमारे पास tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर x की वैल्यू आ गई c माइनस बी अपॉन c माइनस a माइनस c। तो ये जो चॉइस है वो कौन सी है, ये हमारा पहला वाला है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इजी है, बहुत इजी था, जहां पे हमने cos स्क्वायर x से डिवाइड करा है। अब अगर मैं इसी में अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, देखो अगला क्वेश्चन भी इसी के साथ ही है, तो इसके लिए भी वही तरीका फॉलो करते हैं, क्योंकि अब यहां पे इन्होंने बोला है डी ए और बी डी, यानी ये दूसरे वाले पार्ट पे ले रहे हैं। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, फिर से वही देखो लिखा हुआ है बी साइन स्क्वायर वाई ए कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी। फिर से वही तरीका अपनाते हैं। तो यहां पे क्योंकि हमारे पास tan वाले फॉर्मेट है, नीचे से हिंट मिल रहा है कि ये tan x और tan y की बात कर रहे हैं, तो tan में आंसर आना है, तो इसको भी मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड करा देता हूं, तो ये हो जाएगा b tan स्क्वायर y, ठीक है ना। और ये कितना हुआ, ये खाली a बचा, क्योंकि cos स्क्वायर y तो कैंसिल हो गया, और सामने हो जाएगा d, क्योंकि अभी मैंने आप लोग को बताया था कि cos स्क्वायर x से डिवाइड करें तो sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यहां y है तो ये मैं इसको y ले लेता हूं, ठीक है। यहां से भी मैंने वही काम किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, tan स्क्वायर y को कॉमन निकाला, इधर मेरे पास b है, और इस तरफ से जो d वाली मल्टीप्लाई करके टर्म इधर लेके आओ, तो ये हो गया d। इधर ऑलरेडी क्या दे रखा है d, ये a उधर चला गया माइनस ऑफ a, तो हमारे पास tan स्क्वायर y की वैल्यू क्या आ गई, d माइनस a अपॉन b माइनस d। तो यही तो वैल्यू पूछ रहे हैं, तो किसके बराबर है, इस बार इन्होंने इसकी वैल्यू क्या ले ली, tan स्क्वायर y। इजी है ना। देखो मेरे ख्याल से शायद 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, हम लोग 2 क्वेश्चंस तो कर चुके हैं। अब अगले वाले को लेते हैं। अब अगले वाला जो है वो इसी के लिंक से बनाया गया है। इन्होंने बोला है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के लिए अब देखो पिछले क्वेश्चन में, अब यहां से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैसे निकालोगे, हमारे पास दे रखा है पी टेन एक्स इज इक्वल टू क्यू टेन वाई, ठीक है। अब हमें पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर चाहिए, तो मैं पी और क्यू को इधर ले लेता हूं, दूसरे वाले शिफ्ट कर दिए, टेन स्क्वायर वाई अपॉन टेन एक्स। देखो मैंने स्क्वायर यहां पे लिख दिया है क्योंकि मेरे को यहां पे स्क्वायर पूछा गया, तो मैं यहां पे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर जानना चाहता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर वाई अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। अब ये टेन स्क्वायर वाई और टेन स्क्वायर एक्स तो पिछले 2 क्वेश्चंस में हम लोग कर ही चुके हैं, तो उनके आंसर को अगर आप डायरेक्टली यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जो भी आप लोग का आंसर आया, तो आप लोग का ये बी चॉइस जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये पिछले दोनों वाली आंसर्स का, ये फर्स्ट वाले का जो आंसर आया और सेकंड वाले का आया, दोनों को मर्ज करके हम लोगों ने बनाया। क्लियर है ना। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। अब देखते हैं अगला। अब अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का आया था, ये वैसे हम लोग सेट सी ले रहे हैं, ठीक है। अब सेट सी के ये क्वेश्चन है, ओके। सो हमारे अगले क्वेश्चन में भी देखो यहां थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं ये टर्म क्या थी। ये थी टी एन, यानी कि एक टर्म है जो लिखी हुई है साइन टू द पावर एन थीटा कॉस टू द पावर एन थीटा, और इन्होंने पूछा है T3 माइनस T5, T5 माइनस T7। अब ये T3 माइनस T5 क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, उसमें से मैंने T5 यानी कि साइन की पावर 5 थीटा और कॉस की पावर में 5 थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फिर से अब मेरे पास है T5 यानी कि साइन की पावर 5 थीटा कॉस की पावर में 5 थीटा, फिर से माइनस साइन की पावर में 7 थीटा और कॉस की पावर में 7 थीटा। अब दोनों में आप लोगों ने टर्म्स कॉमन लेनी है। जैसे मैं देख रहा हूं ये और ये, इन दोनों में मैंने अगर कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकला, यहां मेरे पास हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन है, ठीक है, साइन क्यूब थीटा कॉमन है, तो मैं यहां क्यूब कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। इसी प्रकार ये दोनों टर्म जो है दोनों में cos की पावर 3 है और उधर cos की पावर 5 है, तो मैंने cos की पावर 3 जो है वो कॉमन निकाल दिया, बचा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही है, यहां है 5 और यहां है 7, तो मैंने साइन के पावर में 5 थीटा कॉमन निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। इसी प्रकार ये दोनों जो टर्म है मैं इनको हाईलाइट ऐसे कर रहा हूं, यहां पे मैं cos की पावर में 5 थीटा जो है वो कॉमन निकाल रहा हूं, बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये 10th क्लास की बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी है, दोनों को रखा मैंने, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। और ये है मेरे पास cos क्यूब थीटा और ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करना आप, यहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहे हैं, तो मैं यहां पे फिर से वही कर देता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास साइन की पावर 5 थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos की पावर में 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कॉमन है, क्या मिला मेरे पास, एक बच गया cos थीटा, सॉरी ये जो है मेरे पास यहां बच गया एक साइन थीटा और यहां पे बच गया मेरे पास cos थीटा। इसी प्रकार डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, फिर से साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, यहां बच गया मेरे पास स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 बचा ना, तो ये हो जाएगा क्यूब थीटा और यहां बच गया cos क्यूब थीटा। वैसे दिख रहा है ये तो कैंसिल हो गया, और ये क्या है, ये है T1 और ये कौन है T3, तो मेरा आंसर यहां पे ये फर्स्ट है। थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी बट इतनी नहीं है कि जहां पे आप लोग फंस जाओ, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट दिया था इन्होंने। चलो इसका जो अगला वाला क्वेश्चन है वो भी इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सेम चीज मैंने ऊपर लिखवा दिया ताकि हमें उसको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है T1 का स्क्वायर, अब T1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये बोलते हैं T2 मतलब n की जगह 2 डालना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको ओपन करते हो, आप भी जानते हो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। ये है कॉस स्क्वायर थीटा, पीछे वाला माइनस में है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, ये बच गया, ये कौन है, ये तो साइन 2 थीटा है। क्या आंसर दे रखा था, बिल्कुल, कितना आसान है, मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा हमें मुश्किल से 2 या 3 मिनट हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसी के साथ जो हमारा इसका छठा पार्ट था वो इन्हीं दोनों से मिक्स करके बनाया गया। अब देखो यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट है मैं आपको वो बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ थीटा इज इक्वल टू 4, ये थीटा 4 नहीं है 45 डिग्री दे रखा था। अब अगर 45 डिग्री दे रखा है और आपसे T10 बोला गया, अब T10 क्या होगा, साइन पावर 10 थीटा और कॉस के पावर में 10 थीटा, ठीक है। अब थीटा कितना 45 बड़ा आसान है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की भी 1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/√2 की पावर में 10, ये भी 1/√2 की पावर में 10 है। अब 10 है, इसकी पावर आधी है, तो हाफ इंटू 10 ये हो जाएगा 5 यानी कि ये कितना हुआ 32, ये हो जाएगा 1/32, तो ये हो जाएगा 2/32 यानी कि 1/16। तो ये भी देखो, ये तो पूरा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोई तुक्के नहीं मार रहे हैं, डायरेक्टली सारे आंसर निकलेंगे आप लोग के। तो ये भी एक अपने पास क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं इसके 7वें क्वेश्चन पे। तो देखो 7वां क्वेश्चन भी इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का ही दिया है। बेटा क्वेश्चन तो सारे सेट्स में सेम थे, बट सिर्फ उनके सीरियल ऑर्डर आगे पीछे थे, क्योंकि बड़ी जल्दी से हमारे पास सिर्फ सेट सी हाथ लगा तो मैंने सेट सी के ही लिए। अब ये जो 7वां क्वेश्चन है इसमें दे रखा है अल्फा और बीटा बराबर हैं, ठीक है, और 15 दे रखा है। बहुत सारे शॉर्ट तरीके बताए गए हैं इसके अंदर। वैसे एक मैं आप लोग को तरीका बता दूं जो बड़ा ही इजी है इसके अंदर, वो क्या होता है, हम लोग √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस बीटा, है। तो बीटा भी क्योंकि अल्फा है तो मैं यहां पे वापस से यहां पे मैं इसको भी क्या लिख रहा हूं, कॉस अल्फा ही लिख रहा हूं, और √2 से मैंने डिवाइड भी करा दिया। अब देखो 1/√2 मैंने अभी बताया था कि ये साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू है, तो इसका मतलब यहां मैं इसको 45 की तरह यूज कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या बनेगा, ये साइन अल्फा, ये किसकी वैल्यू है, इसको हम लोग कॉस 45 कह सकते हैं, और ये साइन 45 हो सकता है। तो यहां मैं इसको डायरेक्टली बना देता हूं कि ये बन जाएगा मेरे पास साइन 45
प्लस अल्फा का फॉर्मूला बन गया। ये हो जाएगा, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी है। अब ए कितना है, 45 डिग्री दे रखा है। अब क्योंकि ये 15 डिग्री है तो 45 प्लस 15 डिग्री कितना हुआ, 60 हो गया। यानी मेरे को निकालना है साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री √2 से करना है, ये √3/2 होता है, ये वैल्यू है √2। इसको रेशनलाइज करके जो भी आप करना कर दीजिए, √3/√2 इसका आंसर है। तो ये तो हो गया डी। क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं। ये जो 8th क्वेश्चन है वो भी इसी के साथ लिंक में था। तो 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8th क्वेश्चन में भी वही है, अल्फा बीटा बराबर हैं, दोनों 15 दे रखे हैं। तो हमारे पास है साइन 7 अल्फा और कॉस ऑफ 7 बीटा। बीटा तो अल्फा ही है तो हम लोग इसके अल्फा डाल देते हैं और 15 डालोगे, 15 × 7 होता है 105, है ना। तो हमारे पास ये वैल्यू है साइन 105 डिग्री और ये भी कितना है, कॉस 105 डिग्री। अब 105 पता है कितना होता है, निकालने की जरूरत नहीं है। 105 होता है 90 + 15। अब 90 + 15 है तो आप जानते हो, अगर मैं इसको 90 + 15 कर देता हूं और ये जाएगा, थीटा जो है यहां पे 15 है। अब 90 + 15 जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, कॉस 15 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब ये कितना हुआ, अरे ये तो वही निकला ना, कॉस 15 प्लस साइन 15। इसकी वैल्यू तो पीछे निकालिए, √3/2, तो बताने की जरूरत नहीं, इसका आंसर भी डी ही रहेगा। इजी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन आया है, 9th में देखो क्या दे रखा है इन्होंने, बिल्कुल वही फॉर्मेट है फिर से हमारे पास, अल्फा और ये जो अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, वही 15 डिग्री दे रखा है। और हमारे पास इस बार जो वैल्यू पूछी है इन्होंने, साइन अल्फा प्लस 1 डिग्री कॉस बीटा प्लस 1 डिग्री है। तो बीटा तो अल्फा के बराबर ही है, तो मैं उधर बीटा को भी अल्फा ही ले रहा हूं और मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, बी तो 1 डिग्री है, फिर ये हो जाएगा कॉस ए साइन 1 डिग्री। दूसरा वाला कॉस का फॉर्मूला उसको ओपन कर देते हैं, कॉस ए, बीटा कौन है, अल्फा है, तो मैं अल्फा डाल रहा हूं, कॉस ए कॉस बी 1 डिग्री माइनस साइन अल्फा एंड साइन 1 डिग्री। एक काम करो, इसमें जो है ना कॉस 1 डिग्री वाले मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसमें मैंने कॉस 1 डिग्री को कॉमन ले रखा है और बाकी दो के अंदर भी मैंने वही किया। मैंने इस बार क्या ध्यान रखना है कि मेरे को साइन आगे लिखना है, तो मैंने यहां पे माइनस ऑफ साइन 1 डिग्री कॉमन निकाला। तो ये टर्म पहले आएगी, क्या बनेगी, साइन अल्फा माइनस ऑफ कॉस अल्फा। तो बेटा अगर ये पहले वाला, इसके जो पहले 2 पार्ट और दे रखे हैं, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी √3/2। वो कैसे आ रही थी, बाहर √2 था और अंदर 60 डिग्री की वैल्यू आई थी। 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, जिसको रैशनलाइज करके हम लोगों ने लिखा था। अब ये ध्यान रखना, यहां से बना था 60, तो यहां से क्या बनेगा 45। तो ये आ रहा था अपने पास 45 + 15, तो ये आएगा 45 - 15, यानी ये 30 डिग्री की वैल्यू बताएगा और ये 60 बताएगा। तो ये 60 तो बिल्कुल ठीक है, यानी ये वैल्यू आ रही है अपने पास √3/√2 इंटू कॉस 1 डिग्री माइनस ऑफ साइन 1 डिग्री, और ये कितना था 30 की। 30 की वैल्यू कितनी होती है, √2 है और 1/2 है, यानी इसको रैशनलाइज करना चाहोगे तो 1/√2 आ गया हमारे पास। तो पूरे में 1/√2 कॉमन ले लेना, हमारे पास क्या बचा, √3 कॉस 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री, और ये जो है हमारे पास ये है सी चॉइस, करेक्ट। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये 9 क्वेश्चन जो थे वो ट्रिग्नोमेट्री के थे। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये इन्होंने बोला है साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो हमारे पास और क्या दे रखा है, इन्होंने x माइनस वाई पूछा है। तो भाई आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मैं बस वही फॉर्मूला लगा रहा हूं। ये पहले वाला जो है साइन एक्स प्लस साइन वाई, और ये है कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दिया, ये बन गया 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। ये माइनस में है और ये हम लोग ध्यान रखना है, इसके अंदर मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूं, ये पहले y लिखा हुआ फिर x है। तो मैं अगर वो फॉर्मूला लगाता हूं, मान लीजिए मैं इसको टर्न करके लिख रहा हूं, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा 2 साइन ऑफ, ठीक है, वैसे तो ये होता है साइन c माइनस साइन d, जो कि माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन, पहले दोनों जुड़ जाएंगे अपॉन 2, फिर दोनों घट जाएंगे,
यानी कि y माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसके अंदर ये तो मैं कट कर देता हूं, है ना, ये भी कट हो गए। अब इसमें करेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसका माइनस मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा, और अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, बाहर का माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, ये हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये उधर जाएगा, ये बन गया tan x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 2, और इधर आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर है C। अगला ये जो 11th क्वेश्चन आया, देखो मैट्रिक्स का बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया था, जहां पे बोला था कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 into 5 की मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स जो है वो है 5 into 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ए बी और बी ए किस तरीके से होंगे। अगर मैं कहता हूं ए बी, अब ये जो ए बी है, ए बी का अगर आप ऑर्डर देख करो, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 into 5 की, और बी मैट्रिक्स है 5 into 3 की। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी वो तो बनेगी 3 into 3 की। और अगर मैं बात करता हूं बी ए मैट्रिक्स की, अब बी ए मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो बी कैसा है, बी का ऑर्डर है 5 into 3, और वो है 3 into 5, है ना। तो ये हमारे पास हो गया 5 into 5। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 3 into 3 एंड 5 into 5। तो 3 into 3 5 into 5, तो इसका आंसर कितना है, सी। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा था मैट्रिक्स का। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास जीपी का है। तो ध्यान है, आप लोग को रेगुलर क्लासेस में ये चीज बता रखी थी, जिसके अंदर आप लोगों को ये कहा गया था कि जीपी की बड़ी इंपॉर्टेंट खास प्रॉपर्टी होती है। उस खास प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, कि जीपी की अगर टर्म्स दे रखी हैं, उनको किसी से मल्टीप्लाई करा दो तो वो जीपी में रहता है, उसकी पावर राइज कर दो वो जीपी में रहता है, उनका रेसिप्रोकल करा दो वो जीपी में रहता है। तो मेरे पास क्या दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर किस में है साहब, जीपी में है। और अगर ये जीपी में है तो हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी, पी क्यू आर बिल्कुल जीपी में रहेंगे, पहला तो 100% सही है। और हम ये भी जानते हैं लॉगरिथम, तो ये भी मैंने आप लोगों को रेगुलर क्लास में बता रखा था कि अगर जीपी की टर्म्स का लॉग निकाला जाए तो वो एपी में रहते हैं। तो क्लियर कट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहां पे हमारे पास ये जो है इसका सी आंसर रहेगा। क्लियर है, इसके अंदर समझाने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो कोई एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। ये तो क्लियर कट प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ रखी हैं। चलो अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोग के साथ यहां देखो, जो हमारा 13th क्वेश्चन आया था वो भी ट्रिग्नोमेट्री से मिलता जुलता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया। कितना आसान है, देखो लिखा हुआ है कि कॉट अल्फा और कॉट बीटा जो है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर है और -3x है प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसके अंदर अब अगर आप सम की बात करते हो तो मेरे पास पहला रूट है कॉट अल्फा, दूसरा रूट है कॉट बीटा, और मैं यहां जानता हूं कि कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट बी कॉट ए अल्फा -1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस कह लो या सम ऑफ रूट्स कह लो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, यानी कि 3/1 हो गया। और ये ऊपर क्या है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, c/a कितना हुआ 2/1, ये हो जाएगा -1। तो आपका आंसर यहां पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 - 1 1, नीचे आ रहा है 3, तो 1/3 आंसर है। कुछ ही सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। ध्यान क्या रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर है। चलो अगला जो क्वेश्चन है ये दे रखा है अल्फा बीटा, हमारे पास क्या दे रखे हैं, ये हमारे पास है द्विघातीय समीकरण के मूल हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट्स ये हैं। अब मैं जानता हूं कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्लियर कट है, हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। वैसे इसके अंदर मेरे को समझाने वाली चीज ज्यादा तो लगी नहीं, क्योंकि हम लोग इसकी जगह रिप्लेस करके अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी जगह हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्लियरली हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसका आंसर हुआ बी, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। ये मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहा हूं कि बेटा पेपर इतना इजी था कि शायद ही आप लोगों ने 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन, 20 मिनट के अंदर आप जो है 15 क्वेश्चन तक खींच लोगे, तो ये बड़े आराम से पेपर को सॉल्व किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें निकालना है
जो जिसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, अब आपको बता दूं कि मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, और अगर आप लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ध्यान रखी है, जो मैंने रेगुलर क्लास में बता रखी है आप लोग को, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा। ठीक है, अब ये मैं उधर ले गया तो इसका मतलब, और मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो -2 ओमेगा कितना हुआ 1 माइनस आयोटा रूट 3। इसी प्रकार -2 ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया गया। अब जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 ये बन गया और ये हो जाएगा 2 ओमेगा। ये कैंसिल आउट कर देता हूं मैं। अब ये कैंसिल आउट करने पे मेरे पास यहां ओमेगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन ओमेगा। इसको अगर मैं टर्नओवर करूं तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से किया, ये 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर बचा। ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अब ये दोनों नेगेटिव है। अब दोनों नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट का हुआ, ये हो गया दोनों क्वाड्रेंट का मतलब होता है तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप चलते हो, ये वैल्यू किसकी होती है, कॉस की वैल्यू होती है ना। तो 1/2 कब होता है 60 पे होता है, 60 पे होता है। ठीक है, और अगर हम लोग √3/2 करें, साइन किसके ऊपर होता है, सॉरी ये 60 पे होता है और ये होता है, ये भी 60 पे रहेगा बिल्कुल। और हमें जाना कहां है, हमें चलना है तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरा क्वाड्रेंट होता है 180 प्लस 60, यानी आंसर कितना हुआ 240। तो इसका आंसर है 240A। क्लियर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर याद है आप लोग को, बिल्कुल उसी तरीके से। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जिसके अंदर हम लोग जानते हैं कि हर्मिटियन या हम लोग स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैट्रिक्स की देखो, पहले बात, ये जो मैट्रिक्स हमको दे रखी है इसके अंदर है 1 माइनस आयोटा, आयोटा है, माइनस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा दे रखा है। अब ये जो मैट्रिक्स है, अगर आप लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात करते हो, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो भाई ये हर्मिटियन तो है नहीं, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। किस लिए, हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर यहां डायगोनल के अंदर होता है रियल नंबर, बिना आयोटा वाली टर्म होती है। दूसरी बात, अगर हम लोग इसको कहते हैं स्क्यू तो भाई ये भी गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि स्क्यू के अंदर डायगोनल के अंदर 0 होते हैं, हम लोग जानते हैं ये। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमारे पास, जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स के अंदर प्रॉपर्टी बढ़ते हैं ना, एक मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज को जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। और ए और ए ट्रांसपोज को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहां मैं जानता हूं माइनस करने से है, वैसे तो ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर यहां पे तो बिल्कुल ठीक है, सी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि तो डायरेक्टली अपने प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है ये। बट फिर भी अगर आप करना चाहो तो यहां देखना, हम पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा, ये हो गया आयोटा, ये हो गया 1 प्लस आयोटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज कर दिया। अब जब मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ट्रांसपोज करने पे बन गया 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, इधर चला गया आयोटा, 1 प्लस आयोटा हुआ। ठीक है, अब आप इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने पे देखो क्या मिला, जब ये इससे जुड़ेगा, ये टर्म जब इससे जुड़ जाएगी हमारे पास क्या आएगा, तो ए और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो आ रहा है वो आएगा, ये जुड़ने पे हो गया 2, ये ऐड किया 2 आयोटा, ये ऐड किया -2 आयोटा और ये बन गया 2। अब हमारे डायगोनल में क्या आ रहे हैं, रियल नंबर है और बाकी एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो क्लियर कट इंडिकेशन से हमें पता लग रहा है कि ये एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ, तो चलो अगले क्वेश्चन पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आया था। बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक हमको एक्सपेंशन दे रखी है और इस एक्सपेंशन में कहा गया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के रहित टर्म। अब एक्स के रहित टर्म के बारे में आप लोग जानते ही हो। इसके अंदर हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूं, अब जनरल टर्म के अंदर क्या आता है, यदि कहीं लिखा हो कि भाई हमारे पास है a और b और इसकी पावर में n है, तो हम जानते ये होता है NCR, a के पावर में n-r होती है और b के पावर में r आता है। अब हमारे पास यहां जो टर्म दे रखी है, यहां जो x है, ये x कैसा है, इसकी पावर में कितना है, -2 है ना। इसको ऊपर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगी और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 10 - r। ठीक है, और b क्या है, b है x की पावर में हाफ और उसकी पावर हाफ है तो और r भी दे रखी है। अब आप इसको क्लब कर दो क्योंकि पावर ऐड हो जाती है। ऐड होने पे देखो बेटा क्या बना, ये बना -20 प्लस का 2r और ये हो जाएगा प्लस का r/2। ठीक है, ये कितना हुआ 5r/2। अगर एलसीएम पूरा लूंगा मैं तो ये हो जाएगा 40। इसको इज इक्वल टू 0 लेना है। 0 क्यों लेना है, क्योंकि मेरे को पूरी पावर कैसी चाहिए, ये पूरी पावर
0 होनी चाहिए, और 0 होनी चाहिए। इसके अंदर मेरे को क्या मिला, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/5 यानी कि 8। अब 8 आ गई। 8 आने के बाद उन्होंने क्या पूछा है कि किसके बराबर है, तो मैं इसको 10 कर लेता हूं वो टर्म, तो ये हो जाएगी 10CR यानी कि 8, और यहां देखो 2 दे रखा है, यानी 2 की पावर में 10 माइनस, ये देखो 2 की पावर में इसके साथ 2 भी लगा हुआ था इसके साथ ना, तो यहां पे 2 की पावर में 10 माइनस R, 10 यानी कि 10 माइनस 8 यानी कि 2 हुआ। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 10, 9, 2, 1, और ये 2 इंटू 2 हो गया। इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, ये आ गया 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 45 इंटू 4, तो ये हो गया हमारे पास। इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये हो जाएगा 16 और 17 18, तो इसका आंसर है ए, जो कि बायनोमियल थ्योरम का एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के ऊपर था। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिर से बायनोमियल थ्योरम का है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप स्कूल लेवल की बात करो ना, तो स्कूल लेवल के अंदर बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल एक्सपेंशन है। तो जब ट्राइनोमियल एक्सपेंशन है तो बड़ी थ्योरम से मत जाना, इसके अंदर एक सरल सा तरीका है। वैसे आप देखो यहां पे पूछा क्या है, ये कह रहे हैं a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4। अब ये कहां से लाओगे आप, इसके अंदर हम जानते हैं कि अगर मैं x के लिए डायरेक्टली -1 रख दूं तो देखो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 टाइम्स -1 और -1 का स्क्वायर, इसकी पावर में 6 हो गया। सामने देखो क्या हो गया, अगर मैं यहां पे a की जगह माइनस डाल दूं तो ये हो जाएगा a0, फिर यहां पे आएगा क्या -a1, फिर आएगा प्लस का a2, फिर माइनस का a3, ऐसे करते करते मेरे पास आएगा 12। अब 12 में वैसे प्लस की टर्म आने वाली है, वो इसलिए हमें यही तो चाहिए। ये कितना है, ये है 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास बचा 6, तो -2 की पावर 6 कितना हुआ, 64। तो इसका आंसर है बी। इजी है ना, चलो आगे लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बेटा आंसर्स भी चेक करते रहना, बाद में मैं आप लोग के साथ आंसर की भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग चेक कर लेना। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कहने को बाइनोमियल थ्योरम का है, पर ये कॉम्बिनेशन में काम आता है, और कॉम्बिनेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, एक NCA NCB के अगर बराबर है तो n की वैल्यू a प्लस b होती है। यहां पे क्या दे रखा है, 20CN प्लस 2, 20CN माइनस 2, तो मैं जानता हूं n प्लस 2 और n माइनस 2, इनको जोड़ने से 20 मिलेगा। ये कितना हुआ, तो कैंसिल हो गया। 2n इज इक्वल टू 20, ये लो n इज इक्वल टू 20/2 यानी के 10, तो यहां पे n की वैल्यू आ गई 10। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक मैट्रिक्स का है, और इस मैट्रिक्स के बारे में ये बता रहे हैं सिंगुलर, ये हिंदी में लिखा हुआ है कोई बात नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट 0। तो यहां पूछा गया k के कितने मानों के लिए, ठीक है ना। तो पहले मैं इसके चेक कर लेता हूं, तो ये मेरे पास है 0, k, 4, माइनस का k, 0, माइनस का 5, माइनस k माइनस 1। सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इसको एक्सपैंड करने के लिए मैं तो प्रॉपर्टी लगाता हूं, कई बार बच्चों को बोलता हूं बेटा कहीं पे भी हो डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी जरूर लगा देना। मैं इसको इससे माइनस कर देता हूं, मेरे को मिला 0, k, 4, ये माइनस किया, आप चाहे इधर माइनस करो चाहे इधर माइनस करो, एक ही बात है। मैं नीचे अगर माइनस करना चाहते हो तो भी ठीक है, तो मैं यहां कर देता हूं माइनस के 0, -5, इसको इससे माइनस किया 0, इसको इससे माइनस किया खाली के, इसको इससे माइनस किया तो 4 आ गया। इस डिटर्मिनेंट को खोल दो। डिटर्मिनेंट को खोलने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास k टाइम्स, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4k माइनस 4k। बेटा ये तो आ गया 0। अब अगर ये 0 है तो k की जो मर्जी वैल्यू रख लो, 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही होना है, इसलिए इसका आंसर है इनफाइनाइट मेनी आंसर्स हैं, यानी कि अनंत आंसर रहेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो एक बाइनरी नंबर सिस्टम का है। बाइनरी नंबर सिस्टम तो पता ही होगा, जिसमें हम लोग कहते हैं 1 और 0 को जोड़ दो 1 है, 0 0 जोड़ने पे तो हम लोग 0 लेते हैं। जहां 1 और 1 ऐड कर दिया तो वो अपने पास टर्म जो है वो आगे बढ़ेगी, वैसे ही ले रहा हूं मैं 1 1 0 1 1 0 1, और ये है 1 0 1 1 0 1 1। चलिए इनको जोड़ते हैं। 1 और 1 तो होता है 10, 0 एक कैरी, फिर 1 and 1 अगेन 0, फिर कैरी, अगेन 1 + 1 10, 0, फिर जोड़ दिया 1 1 1, ये होता है 11 में काउंट हो जाता है, तो 1 रख के फिर आगे चला गया ये, फिर 1 and 1 0, फिर अगेन 1, ये 1 and 1 0 हो गया, फिर 1 आ गया, ये हो गया साहब
हमारे पास 111 आएगा। ठीक है, अब इसको बाइनरी नंबर सिस्टम पे ले जा रहे हो ना, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये सब चीजें होती हैं। तो ये होता है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। तो यहां तो बची नहीं टर्म, ये बच गई 8, ये हो गई 64, ये हो गई 128। आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 8 और 8 16, 16 4 20, 0 2। ठीक है, ये हो जाएगा 0 2, तो यानी ये 200 है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर है अपने पास सी। समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आया है वो है हमारे पास लॉगरिथम का। एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में ले रखा है, हिंदी में है, कुछ क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। अब देखो एज सुन एज वी रिसीव द पेपर, हमने फटाफट इसकी अलग अलग फाइल बना दी, क्योंकि वी नीड सम स्पेस टू इसको सॉल्व करने की जगह भी चाहिए। हमारे पास ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है और ये हम लोग जानते हैं 1024, ये होता है 2 की पावर 10। और अगर मैं कहता हूं 3125, तो ये होता है 5 की पावर में 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखो 1/10 लॉग बेस 5 1024, है ना। अब 1024 क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 2 की पावर में 10। फिर हो गया लॉगरिथम ऑफ बेस 5। इस 10 को लिख दिया 5 × 2। फिर से मेरे पास है 1/5 और मेरे पास है यहां पे लॉग बेस 5 ऑफ, ये हो जाएगा 5 की पावर में 5। अब पावर, लॉगरिथम की जो पावर होती है जिसके ऊपर आप लॉग लेते हो और अंदर जिसके ऊपर भी लॉगरिथम लगाया गया उसकी पावर आगे आ जाती है। तो ये 10 आगे आ गया 1/10। यहां क्या बचा, लॉग बेस 5 ऑफ 2। ये कितना है, लॉग बेस 5 ऑफ 5 माइनस लॉग बेस 5 ऑफ 2। ये कितना है 1/5, 5 आगे आ गया, ये बन गया लॉग बेस ऑफ 5 ऑफ 5। वैसे ये कैंसिल हो गया, ये यहां कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास। वैसे मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर सकता हूं। ये अपने पास है log बेस 5 ऑफ 5, ये आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू वैसे हमें मालूम है 1 होती है, तो -1 और पीछे वाली +1 यानी कि 0। इसका आंसर है ए। क्लियर? लॉगरिथम के हम लोग लॉज अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारा ये आंसर बहुत आसानी से मिल गया। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास है 23वां प्रश्न, वो भी लॉगरिथम का ही है। अब ये लॉगरिथम का जो क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले बोलते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो लॉगरिथम के कोई फॉर्मेट आता ही नहीं है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन लॉगरिथम पे काम नहीं करता। हाँ, एडिशन सोच सकते हैं। अगर मैंने इसका एडिशन सोचा, एडिशन करने पे देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद क्या होगा, ये सब मल्टीप्लाई में चले जाएंगे क्योंकि बेस अलग अलग है। तो बेटा आप लोग को ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने x की वैल्यू ले ली है ना, इसको आप सेपरेट करो। अगर आप इसको सेपरेट करते हो तो log c ऑफ a प्लस log c ऑफ b, अब जुड़ेगा, अगले वाले से जोड़ो, ऐसे जोड़ते चले जाओ। तो हम लोग ये जानते हैं लॉग बेस, ये कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर आना चाहिए था 3, बट दिस इज नॉट ट्रू, ये गलत है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीसरी चॉइस पे चलते हैं। ये कहते हैं 1 + x। अब 1 + x क्या है, log c ऑफ ab है। अब आप जानते हो 1 को लिख सकते हैं log बेस c ऑफ c, ये हो जाएगा log बेस c ab। ये क्या बन गया पूरा, ये बन गया log बेस c ऑफ c ab। इंटरेस्टिंग पार्ट। तो ये हमारे पास 1 + x की एक वैल्यू आ गई। अब 1 + x की वैल्यू आ रही है, उसकी पावर में -1 है, यानी इसका रेसिप्रोकल करना है। और जब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या आएगा, ABC है, उल्टा करने पे बन जाएगा log बेस ऑफ ABC ऑफ C बन गया ये। तो आप ध्यान देना, ये मेरे पास पहली टर्म आ गई। अगर मैंने x लिया है, अब मैं लेता हूं y, तो मेरे पास आएगा log ABC। देखो y के अंदर क्या था, बेस था a, तो यहां पे आ जाएगा a। ऐसे लोगे 1 + z, ये भी चेक कर लेते हैं। तो log ऑफ, ये आ रहा है हमारे पास बेस ABC और पावर में क्या है, उधर आ रहा था b। ठीक है, ये 3 टर्म्स आ गई। अब ये 3 टर्म्स बेटा यहां जोड़ने को कह रहे हैं। अगर मैंने इन सबको ऐड कर दिया, इन सबका बेस तो सेम है, और अंदर क्या हो जाएगा, यहां पे नीचे बेस में क्या दे रखा है, मैं वापस लिख देता हूं। ये हो जाएगा log बेस ABC, ये हो जाएगा x वाली टर्म, फिर प्लस के साथ a वाली प्लस के साथ, यानी बन जाएगा CAB, और ये जिसकी वैल्यू 1 है, यानी ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर है C। वैसे तो अगर प्रॉपर्टी याद हो तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे कि ये रिजेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है, बचे अपने पास 2, ये स्क्वायर पावर से कोई हैंडल करेगा नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली भी इसके अंदर कर सकते थे, बट मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को ये बताया। ध्यान रहेगा ना, अगली बार भी ध्यान रखना, क्योंकि ये एक पेपर है, हो सकता है कि कई बच्चे जो हैं वो अभी अपीयर कर रहे हैं, टू मच सम एक्सटेंट अगर वो कट ऑफ नहीं ले पा रहे हैं तो अगले वाले में भी ध्यान रख लेना आप लोग। इसी फॉर्मेट से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए
ओके, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कहा है ए बी अगर सी के बराबर है तो मैट्रिक्स ए की सारणिक यानी कि उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ए बी मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं। अब ए बी मैट्रिक्स आप लोग जानते हो रो इनटू कॉलम से करते हैं, तो मैं सीधा रो इनटू कॉलम से डायरेक्ट ही कर रहा हूं क्योंकि ये कौन सी हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ए बी को अगर आप चेक करते हो तो ये हो जाएगा 2x 2y माइनस ऑफ y। फिर सेकेंड रो उठाई मैंने, 4x माइनस ऑफ x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर है? सी मैट्रिक्स के बराबर है। सी मैट्रिक्स कौन है? 3 and 2 है, करेक्ट। तो ये इज इक्वल टू, मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा, देखिए 2x प्लस वाई की वैल्यू है 3, ये हो गया मेरे पास 3x प्लस वाई की वैल्यू है 2। आप चाहो तो इसको मेंटली सॉल्व कर लो, वरना मैं जानता हूं इसको सॉल्व कैसे करना है। ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा हमारे पास 1, x की वैल्यू -1 आ रही है, x की वैल्यू -1 आ रही है तो -1 यहां रख दो, ये हो जाएगा -2 उधर चला गया, 5 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स है A, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले में डालना है x प्लस वाई, जोड़ दो, ये -1 है तो ये कितना हुआ? ये 5 था। ये हो जाएगा हमारे पास 4, उसके बाद खाली y यानी कि 5, उसके बाद 2x यानी कि -2, उसके बाद x माइनस वाई पे हुआ -6, है ना। डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा -24, उसमें से चले गए 10, ये देखिए -14 बता रहा है। यस, हमारा आंसर है बी, तो इसका आंसर आएगा बी। ये भी ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन दिया था इन्होंने। इजी क्वेश्चन पेपर था। अब इजी क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें टाइम के साथ मैनेज करना है और जल्दी जल्दी भी करना होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए, सारा दिमाग की गेम है ये। जहाँ पे इन्होंने 1.5 दे दिया, 4.5 दे दिया, जहाँ पे बच्चे समझ जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भैया ये कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 1.5 है इसको तो लिख दो 3/2, है ना। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4/4.5 जो होता है वो 9/2 होता है। ठीक है, अब मैं अगर इसको चेक करूं कि यार ये क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हैं तो ये किस फैक्टर से मिले होंगे, ये जरूर हमें फैक्टर मिलेगा 2x माइनस ऑफ 3 और ये मिलता है 2x माइनस ऑफ 9 से। क्या ये है? हाँ, ये सब में ही दे रखे हैं। और हम ऐसा इंटरवल जानते हैं जहां पे ये बीच वाला यानी नंबर लाइन के ऊपर ये कहीं पे भी 3/2 और मैं 9/2 की बात कर रहा हूं, तो ऐसे में हम जानते हैं ये बीच वाला पोर्शन कब आएगा? अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, है ना, दोनों की पावर है ऑड, जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया था आप लोग को, ऑड पावर होती है तो ये प्लस से स्टार्ट करता है, ऑड पावर के कारण माइनस हो जाता है, फिर प्लस हो जाता है। तो ये जो बीच का इंटरवल है किसके लिए आ रहा है? जब मैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पूछ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी इक्वालिटी है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी हमें लेना है कि वो नेगेटिव कब होगा। इसको ध्यान रखना बेटा, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम लगने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग फटाफट कर सकते। जैसे ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आया। अब इस इजी क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने? यहां पे 2 टर्म्स पूछी है, ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं। और हम भी जानते हैं जब भी हमारे पास एक ऐसी रिलेशन आई है जहां ये पूछा गया है, इसके लिए ना तो कभी रिफ्लेक्सिव काम किया है और ना ही कभी इसके ऊपर सिमेट्रिक काम करता है, तो ट्रांजिटिव ही होती है ये। अगर ये ट्रांजिटिव है तो मैं सीधा सीधा इसके ऊपर ट्रांजिटिव पे चल सकता हूं। तो ट्रांजिटिव मतलब हमारे पास ये वाला फॉर्मेट हो गया सी। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर हमारे पास ये जो अगला क्वेश्चन अगेन सारणिक यानी डिटर्मिनेंट का है, आयोटा भरे हुए हैं बीच में। आयोटा के कुछ फंडे जो थे मैं आप लोग को क्लास में भी बताए थे। आयोटा की 4 का मल्टीपल हो, अगर आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल हो तो उसका आंसर होता है हमेशा 1। 4 के मल्टीपल से 1 कम है तो उसका आंसर लिख देना माइनस का आयोटा, और अगर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो उसका आंसर होता है आयोटा। ये हमें पता है, तो मैं इसको एज इट इज यहां पे पुट कर देता हूं। पहला है आयोटा, दूसरा है -1, तीसरा उससे कम है माइनस आयोटा, चौथा खुद 4 का मल्टीपल है 1, 6 इवन है -1, 8 हमारे पास 4 का मल्टीपल है तो 1 आएगा, 9 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है आयोटा आएगा, 12 4 का मल्टीपल है 1 आएगा, और 15 4 के मल्टीपल से 1 कम है तो माइनस आयोटा आएगा। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा डिटर्मिनेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी हमेशा लगाया करो। मैं लास्ट वाले को ऊपर माइनस कर देता हूं, कर दें, या ऊपर वाले को लास्ट वाले से कर दो तो ये हो जाएगा, देखो आयोटा -1
माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 1, माइनस किया 0, माइनस किया, ये हो जाएगा मेरे पास 1 में से गया तो 2, इससे माइनस किया तो 0। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपेंशन देखो कितनी आसान हो गई है ना, यही सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया आयोटा और ये हो गया मेरे पास कितना, प्लस आयोटा, और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वैसे ये -2 है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं लास्ट रो को ओपन करोगे तो ये प्लस का माइनस का प्लस का आता है, को फैक्टर में लगते हैं प्लस माइनस, तो ये माइनस का 2 हो गया, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा -4 आयोटा। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये 28वां क्वेश्चन जो आया है ये है मैट्रिक्स का, बड़ा ही जबरदस्त मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, जहां पे हमारे पास एक 3 × 3 की मैट्रिक्स है जो 3 × 1 से मल्टीप्लाई कर रही है, इसका मतलब 3 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये तीनों सही लग रहे हैं, आखिरी वाला तो वैसे ही गलत है। अब चलते हैं इसके आगे मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करोगे तो आप देखो हमारे पास ये जो ए एच और जी है, जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा AX HY और GZ। ये किस किस में है भाई, तीनों में है। चलो अगले वाले पे चलते हैं, सेकंड वाला करेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास HX BY और FZ, तो इसका मतलब ये गया, ये नहीं है। और तीसरे वाले के अंदर भी आप जानते हो मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो क्लियर कट हो गया कि C आंसर है। अगर आप लास्ट वाले को भी चेक करो तो GX FY और CZ आ रहा है ना, तो ये हमारा जो आंसर है वो C रहेगा। ठीक है, बड़ा इजी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया था। अगले पे चलते हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये शब्द जो है यहाँ पे बेटा हिंदी में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश के अंदर ये जो क्वेश्चन है कि द वर्ड्स, ये जो हमारा वर्ड दे रखा है एबल, है ना, इसके अंदर जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स 2 दे रखे हैं। तो इन्होंने बोला है कि अगर स्वर यानी कि हमारे जो वॉवल्स हैं वो इवन प्लेसेस पे आए तो उसके बारे में क्या करना है। तो मैं काम करता हूं, ये देखो ये हो गई 2 प्लेसेस और ये मैं रेड पेन से बना देता हूं इवन प्लेसेस। तो ये देखो सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस, तो ये सेकंड और फोर्थ प्लेस, इसके ऊपर कितने हैं हमारे वॉवल, कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ ए और ई दे रखा है, करेक्ट। तो ए और ई को अरेंज करने के लिए यहां हो जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल, और बाकी जो 2 हैं वो बी और एल के द्वारा भरे जाएंगे, तो वो भी हो गया 2 फैक्टोरियल। आंसर क्या हुआ, 4। बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 टू द 4 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आया था, ओके अभी अगला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 5 कौन से हैं, ये है नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं। नॉन ओवरलैपिंग मतलब जो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उनके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आप लोग को बताने हैं। तो बेटा अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल जब भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट्स पे करेंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा, अगर आप इंटरसेक्ट कराना चाहते हो तो कितने सर्कल चाहिए, हमें चाहिए 2 तो चाहिए कम से कम, हैं कितने, 5। तो कहता है 5 में से 2 का चुनाव कर लो, सेलेक्ट कर लो, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 × 4, 2 × 1, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 10 × 2 यानी कि 20। तो 20 इसका आंसर था। इसको जल्दी से अपन 20 पे टिक लगा के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, जो क्वेश्चन में टाइम लगना था वो मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक बता चुका हूं, और शायद कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जहां फटाफट टिक करते हुए जाना है। इसके लिए आप लोग को बता दूं, एनडीए का पेपर जब सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग को क्या करना होता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको फटाफट करते हैं, जो इसमें टाइम लग रहा है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही खत्म हो जाएगा कि हमारा पेपर छीन लिया जाएगा, नहीं, हम उसके बाद भी टाइम दे सकते हैं। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन के अंदर अपन जो है अपने टाइम को बचा सकते हैं। करें अगला क्वेश्चन, चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री के जैसा लग रहा है, पर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहां लिखा हुआ है एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स टर्म दे रखी है, एंड वी वांट टू फाइंड द मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस की बात की जा रही है। अब मेरे पास मॉडुलस निकालना है यार, यहां पे दे रखा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास है cos थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इस माइनस को गायब करो क्योंकि ये पोलर फॉर्म हम लोगों ने पढ़ रखी थी, तो ये हो जाएगा cos थीटा। वैसे नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो पोलर फॉर्म भी एक्सक्लूड कर दी गई है फ्रॉम स्कूल लेवल, है ना, बट अभी अपने एनडी लेवल के अंदर जरूर रहेगी। तो ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा। वैसे हम लोग इसको कर क्यों रहे हैं,
क्योंकि इन्होंने तो मैग्नीट्यूड की बात की गई है और यहां पे तो आर्ग्यूमेंट निकल सकता है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 दे रखा है। वैसे भी मैं जानता हूं जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा, ये हो जाएगा आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। बेटा इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, मैग्नीट्यूड तो वैसे इसका 1 है, तो बी है। ये भी दिमाग का क्वेश्चन था जहां मैंने समझाया जरूर आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जबकि इसको देखते ही आंसर दिया जा सकता है क्योंकि आगे कोई नंबर तो लगा ही नहीं है, तो मॉडुलस हम लोग कहां से लेके आए। चलिए, तो ये इसका आंसर हमारे पास है बी। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर से ए 1 2 3 4 हमारे पास एक सेट दे रखा है और इस सेट के अंदर व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है सबसेट्स निकालते हैं। जो 3 हमारा एक सेट दे रखा है उसका सुपर सेट हो। अगर 3 का सुपर सेट निकालना चाहते हो तो उसमें 3 तो होना चाहिए, है ना, पर 3 से ज्यादा भी होने चाहिए। तो 3 के अलावा अगर मैं गिन लूं, ये तो वैसे ही गिन के निकाले जा सकते हैं। तो यहां पे मैं कह सकता हूं 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 4 होगा, देन 3 1 2 होगा, देन 3 1 4 होगा, देन 3 2 4 होगा, फिर 1 2 3 4 भी होगा। तो ये मेरे को साफ दिख रहा है कि ये एक, वैसे तो इसको सेट के फॉर्म में लिखना होगा मेरे को। तो यहाँ कौन से हम लोग स्कूल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। वैसे भी इसका आंसर हम लोग वो निकाल सकते हैं 2 टू द पावर 3, क्योंकि हम लोग 3 नंबर्स के चुनाव कर रहे हैं। 8 8 में से 1 हटा देना 7, उससे भी निकाला जा सकता था। तो ये भी अपना एक कम टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन था जिसको हम लोग बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बेटा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना। टाइम कंज्यूमिंग क्या है, अगर आप लोग को याद हो तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने रेगुलर क्लास में सॉल्व कर रखा है, जिसके अंदर p प्लस क्यू प्लस आर आता है और -½ कॉमन आके बीच में हम लोग बना देते हैं r माइनस पी का होल स्क्वायर, फिर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और q माइनस आर का होल स्क्वायर। वैसे टर्म नेगेटिव आती है, ये तो मेरे को कंफर्म है, बट फिर भी मैं आप लोग को बता दूं, इसके अंदर डिटर्मिनेंट जब आप सारा सॉल्व करते हो ना, तो ये p प्लस क्यू प्लस आर सब में आ जाएगा। यहां बचेगा 1 1 1, यहां बच गया q r r p p q, ठीक है। और आप इसको अगर फिर से माइनस करते हो तो ये मेरे पास बन गया 1 q r, यहां 0, r माइनस क्यू, p माइनस आर, ये 0, ये हो जाएगा p माइनस क्यू, q माइनस आर, करेक्ट। अब आप इसको ओपन करना चाहो तो ओपन कर देना, ये बाहर वाली टर्म तो चल ही रही है साथ में, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा q r q, देन माइनस आर स्क्वायर माइनस, ये अपने पास आ रहा है q माइनस, ये बिल्कुल मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक है। ये तो ये हो जाएगा मेरे पास q स्क्वायर और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास आर क्यू, फिर जब इससे माइनस किया तो माइनस ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस ऑफ पी आर, फिर हो जाएगा प्लस ऑफ क्यू आर और फिर हो जाएगा प्लस ऑफ आर क्यू ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये सारे माइनस के आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास टर्म आ रही है इसके अंदर एक जो आर क्यू है, वो एक आर क्यू कौन सा था, ये हमारे पास बन गया था एक आर क्यू, यहां से भी एक आर क्यू आ रहा है और एक आर क्यू जो अपना कैंसिल होने वाला है वो मैंने यहां पे चेक नहीं किया। ये शायद अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, फिर आएगा प्लस का, फिर से प्लस का और आखिरी वाला माइनस का बनेगा, ये माइनस का था, ठीक है। ये कैंसिल हो गया इससे। अब ये सारी पॉजिटिव टर्म आएंगी, आर क्यू प्लस पी आर प्लस अपने पास ये एक टर्म बच गई थी यहां पे, ठीक है। और ये हमारे पास है क्यू पी है, ये इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करने से आएगा हमारे पास क्यू पी, ये हो जाएगा पी आर, देन उसके बाद है क्यू पी, ये क्यू पी था बेटा, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं क्यू पी। अब ये देखो मेरे पास बच गया क्यू पी, ये 3 टर्म्स आ रही हैं, तो मैंने क्या किया, इसको दुगना कर दिया, इसको दुगना करने पे इन सबके आगे 2 लग गया, ठीक है। फिर मैं इसमें से हाफ भी -½ कॉमन ले लिया मैंने, हाफ तो ऑलरेडी बाहर था। अब ये जो टर्म मेरे पास बचेगी वो बचेगी 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर को करना क्या है, एक लिखना है r स्क्वायर, एक और r स्क्वायर, 2p स्क्वायर को p स्क्वायर और एक p स्क्वायर, फिर q स्क्वायर को एक q स्क्वायर एंड एक q स्क्वायर। ये जो है वो -r³ -2 टाइम्स pr -2 टाइम्स pq। अब आप इसको बनाओगे तो ये पेयरिंग में हो जाएगा, जैसे ये और उसके साथ मैंने ये लिया और एक q ले लिया, तो ये बता रहा है आपको r - q का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगला बनेगा q - p का होल स्क्वायर,
उसके अगला बनेगा p माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये सारी टर्म्स क्या बताती हैं कि ये तो है पॉजिटिव, क्योंकि सारे स्क्वायर हैं और स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव होता है। बाहर p प्लस क्यू प्लस आर है, वो भी हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, बट उनका सम करने से वो भी पॉजिटिव होगा। तो ड्यू टू दिस माइनस ऑफ हाफ इसका आंसर है। वैसे मैंने इतनी सारी मेहनत आपको इसके करके दिखाई, क्योंकि डिटर्मिनेंट खोलने में टाइम लगेगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिटर्मिनेंट के जहां पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए हमें जो छोटे क्वेश्चन है फटाफट देख देख के निकालते जाना उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो 34th क्वेश्चन है। अब ये 34th क्वेश्चन भी जो है वो बाइनोमियल थ्योरम का दे रखा है, जहां बढ़ती हुई हमारे पास टर्म्स हैं और हमसे पूछा क्या गया है, इन्होंने बोला है आप लोग को निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ लास्ट 5 कोएफिशिएंट्स। ठीक है, लास्ट के 5, अच्छा अंतिम 5 लिखा हुआ है, तो लास्ट के 5 कोएफिशिएंट। अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करूं तो मेरे पास इसमें आते हैं 9c0, 9c1, 9c2, ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में 9c9 तक आएंगे। यानी अगर मैं पिछले 5 की बात करता हूं, वैसे तो मैं पूरा लिख देता हूं, 9c3 आ रहा है, इसके बाद मेरे पास आएगा, एक मिनट है, ये मेरे पास टर्म आएंगी 9c0, 9c1, 9c2, 9c3, 9c4, 9c5, 9c6, 9c7, 9c8 एंड 9c9। ठीक है, आखिरी 5 हमें ये चाहिए। और भाई हम लोग ये जानते हैं NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, है ना, तो ये दोनों सेम है। तो आप जानते हो ये जो है और ये आखिरी वाले पास्कल ट्रायंगल में भी हम लोगों ने देखा था ये सेम होते हैं, तो मैं इसको डबल लिख सकता हूं। अगर मैं इसके बीच में प्लस ला रहा हूं, अब ये पता है आपको प्लस कहां से आएगा, ये प्लस आएगा अगर मैं इसके अंदर x की जगह 1 रख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस, यहां हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल पावर 9। ठीक है, अब ये होल पावर 9 यानी 2 की पावर 9 है, और ये क्या है, ये है दुगना। किसका दुगना, आगे वाले का भी दुगना कह सकते हो, पीछे वाले का भी कह सकते हो, हमने पिछले वाला लेना है। तो 9c5, 9c6, 9c7, 9c8 एंड 9c9। इसका आंसर जानना चाहते हैं, ये 2 नीचे ले जाओ, ये कितना है 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 टू द पावर 8। अब 2 टू द पावर 8 कितना होता है, ये हो जाएगा 64, 64 का डबल किया 128, 128 का डबल किया 256, 256। इसका आंसर है ए। टाइम कंज्यूमिंग है, बट क्योंकि रफ स्पेस जो है ना अपने पास इतनी दे रखी होती है, फटाफट वैल्यूज रख के आप लोग वहां से निकाल सकते हो। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां, जहां दे रखा है कोठी यानी कि ऑर्डर। ओके, ऑर्डर 3 की हमारे पास एक इंग्लिश में देख लेता हूं, ये लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अब इन्होंने पूछा 2 स्टेटमेंट दे रखी है, वैसे ये तो हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग पूरा ही कर देते हैं। पूरा करने का मतलब है मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये तो बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत है, ये हम लोगों ने क्लास में पढ़ रखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। यहां तो कुछ दिया ही नहीं है, यहां क्या होना चाहिए, क्योंकि यहां 3 दे रखा है, तो 3-1 यानी कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब इसमें केवल पहला वाला सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। डायरेक्टली प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 36th क्वेश्चन। अब 36th क्वेश्चन में व्रत यानी कि ये एक सर्कल है। ओके, सर्कल का आप लोग को पता है, सर्कल्स पढ़ते वक्त हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल की डायमेट्रिक फॉर्म। तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है मैं आपको याद करा दूं, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, है ना। जहां इस सर्कल के ये जो डायमीटर हैं इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो मैं एंड पॉइंट्स में यहां देख सकता हूं, एक है 2a, उधर है 2b, एक है 2c, एक है 2d। तो मैं इसको ऐसा ले सकता हूं। अब वो कह रहे हैं कि उसका केंद्र यानी कि सेंटर, यस सेंटर निकालना है। अब सेंटर तो अपन जानते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, तो मिड पॉइंट क्या हुआ, ये हो जाएगा हमारे पास 2a 2b डिवाइडेड बाई 2 यानी कि a प्लस b, और दूसरा हो जाएगा c प्लस डी। तो a प्लस बी कॉमा सी प्लस डी, a प्लस बी कॉमा सी प्लस डी, ये रहा हमारा, इसका आंसर है बी। बेटा मैं बकायदा सॉल्व करके दे रहा हूं ताकि अपन चेक करें कि अगर पूरा सॉल्व करके, और मैं समझा भी रहा हूं साथ में, फिर भी मैं आपको बता दूं ये मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
बिंदु 1.2 किसी वृत्त के, एक इंग्लिश में देख लेता हूँ भाई। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉइंट 1, -1 इज वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, जिसकी इक्वेशन दे रखी है मेरे को, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है हमारे उस सर्कल की। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं इसको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। मेरे पास 1, -1 तो इधर आएगा, ठीक है, और ये एक लाइन है। अब ये लाइन है, इसके ऊपर दूसरा वृत्त जो है, मतलब जो दूसरा डायगोनल डेफिनेटली यहीं से होके जाने वाला है, तो क्योंकि हो सकता है मेरा सर्कल कुछ ऐसा रहा हो, आई डोंट नो। तो ये जो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है कैसे निकालोगे? अरे ये जो इक्वेशन है वो है 3x + 2y = 5। और किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे होती हैं? x और y के कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर दो और माइनस लगा दो बीच में, यानी कि ये हो जाएगा 2x - 3y = लैम्डा। अब ये कहां से होके जा रहा है? ये इस पॉइंट से होके जा रहा है। पॉइंट क्या है? 1, -1। इस पे सेटिस्फाई कर दो। जैसे मैंने x की जगह रख दिया तो ये हो जाएगा 2 × 1, 3 × 1 लैम्डा। तो यहां -1 है ना, तो ये कितना हुआ? 5 आ गया। लैम्डा की वैल्यू हो गई 5। तो मेरी इक्वेशन आनी चाहिए 2x - 3y = 5। ये रहा C। तो इसका आंसर है C विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 38th क्वेश्चन। अब 38th क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमारे पास एक जनरल पॉइंट है x, y और हमारे पास एक एलिप्स दे रखा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है दीर्घवृत्त, ओके, इसको हम लोग एलिप्स कहते हैं। और इस एलिप्स के अंदर हमें चेक करना है ये 2 पॉइंट। पहले तो ये पता कर लेते दोनों पॉइंट हैं कौन। मेरे पास दे रखा है 25x², 16y² = 400। 400 से डिवाइड करा दिया। 400 से देखो 100 पे होता है 4, 4 का हो गया 8, 8 का 16 चला जाएगा ये, यस। ये हो जाएगा x² / 16 y² / 25 = 1। तो ये साफ पता लग रहा है हमारा ऐसे लंबा वाला एलिप्स है ये, है ना, जिसमें ये पॉइंट दे रखा है, ये होता है 0,5 और ये 0,-5। ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास है 4,0 और ये होता है -4,0, ठीक है। इन्होंने बोला है कि हमारे पास 2 पॉइंट है 0,3। अब आपको बताऊं 3 अगर आप चेक करो, आपने फॉर्मेट पढ़ रखा था b² = a² 1 - e²। यहां से आप चेक करोगे b² की वैल्यू है 16, 16 सामने है 25, यहाँ 1 - e², तो आप e² की वैल्यू निकाल सकते हो जो 1 - 16/25 यानी कि 9, यानी कि ये हो जाएगा 3/5। इसेंट्रिसिटी 3/5 आएगी, जिससे आप लोग इसके फोकाई निकाल सकते हो। अरे भाई 0,3 और 0,-3 ये तो फोकाई हैं, और आप जानते हो दोनों फोकाई के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 2a। a कितना है हमारे पास? है 5, तो 5 का डबल कर दिया 10। इसका आंसर है 10, जो डायरेक्टली प्रॉपर्टी है हमारे एलिप्स की। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, मैं एक डायग्राम ही बना लेता हूं, इसका ग्राफ बना लिया मैंने। और यहां पे x = -2, ये देखो मैंने यहां पे -2 पे एक लाइन बना लेता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां पे काम करता हूं, सही से बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया, ये हो गई हमारी एक लाइन और ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। ये देखो -2 पे काट रही है, ये भी -2 पे है। ये है x = -2 की लाइन और ये है y = -2 की लाइन। अब ये जो दूसरी लाइन दे रखी है ये है हमारे पास kx + y + 2 = 0। और हमें यहां पे सर्कम जो है उसका केंद्र दे रखा है, ये रहा प्रति केंद्र, यानी कि सर्कम सेंटर हमें दे रखा है विच इज -1 और 1। यू नो व्हाट इज सर्कम सर्कल? वो होता है जो ट्राइंगल के ऊपर बने। अब मेरा ट्राइंगल बनेगा 100% 90 डिग्री वाला ही बनने वाला है। और अगर मैं कहता हूं कि यहां पे मेरे पास, ये मैं पॉइंट डाल देता हूं पहले, क्योंकि ये जो दूसरी ये जो लाइन है हमारे पास वो डेफिनेटली इनको तो काटेगी। तो पहले मैं y = यहां -2 रख के देख लेता हूं। y = -2 रखा तो y = -2 रखने पे x की वैल्यू 0 आ रही है, यानी ये लाइन तो यहीं से काटते हुए जाएगी। उसके बाद मैंने क्या देखा कि अगर मैंने यहां पे x = -2 रखा तो ये हो जाएगा -2k + y + 2 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 2k - 2। तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट है, पता नहीं कहां पे, यहां करीब मान लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया 2k - 2, x की वैल्यू क्या थी? -2। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, दिस इज -2, 2k - 2। अब बेटा अगर इसको जोड़ देता हूं, ये है वो हमारी लाइन, है ना। और अगर हम लोग कहते हैं सर्कम सर्कल, तो इसके ऊपर से होके जा रहा है, सर्कम सर्कल इसके ऊपर से जो हो रहा है, तो ये सेंटर है। अब ये सेंटर कितना है? ये है हमारे पास -1, -1। अब ये सेंटर है तो हम जानते हैं इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो ना। ये पॉइंट क्या है हमारे पास? -2, 2k - 2
और ये पॉइंट क्या है 0, -2। वैसे इसका मिड पॉइंट निकालोगे आप, देखो इन दोनों को जोड़ के किया तो -1 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के और ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 2k -2 प्लस -2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये कितना होता है 2k -4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि k -2 हुआ। और ये कितना दे रखा है, ये एक्चुअली -1 ही दे रखा है, ये रहा -1, तो मैंने इसको -1 रखा, तो k की वैल्यू क्या हुई, ये उधर चला गया 1। तो इसका आंसर है सी। थोड़ा कैलकुलेशन वाला था, कैलकुलेशन जल्दी से की जाती है प्रेजेंटेशन की, इसके अंदर ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर जो कितना आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास 40th क्वेश्चन। वैसे ऑलमोस्ट हम लोग 40th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, जहां पे लिखा हुआ है परवलय। ओके, मैं इसको पढ़ देता हूं। यहां लिखा हुआ है इन अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x, what is the length of the chord passing through the vertex and inclined। यहां पे हमारे पास, तो मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं, y स्क्वायर दे रखा है ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। इस पैराबोला में वर्टेक्स से होके कॉर्ड जा रही है, ठीक है। ये कॉर्ड ने यहां पे एक एंगल बना रखा है थीटा। अब हमें कह रहे हैं कि हमारे इस कॉर्ड की लेंथ की बात की जा रही है, करेक्ट है ना। तो यहां बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अरे इसकी कॉर्ड की लेंथ को एल मान लेते हैं, और अगर मैं एल मान लेता हूं तो मैं यहां पे ट्रायंगल बना लेता हूं। ये कितना हुआ, अगर आप इसकी वैल्यू जानते हो तो इसके कहते हैं एल कॉस थीटा, है ना। और ये कितना हो जाएगा एल साइन थीटा। तो भाई ये दोनों कहां है, ये तो यहां रखने हैं मेरे को, तो आप इसको हम लोग एक पॉइंट ले सकते हैं। सो द पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, पॉइंट हो गया एल कॉस थीटा कॉमा एल साइन थीटा। और हमें निकालना था एल, यानी कि हमें निकालनी है यहां पे उसकी लेंथ की बात की जा रही है। तो लेंथ कैसे निकालें, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। उस लेंथ की हमें एल की वैल्यू निकालनी है। इसको पैराबोला पे सेटिस्फाई कर देते हैं। पैराबोला के ऊपर दे रखे है वाई स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा आ रहा है। अब ये मेरे पास एक फॉर्मेट दे रखा है। इन्होंने क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो बेटा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। यहां बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विद द वर्टेक्स एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो यहां पे अगर आप डायरेक्टली चेक करो तो आप जब इसकी लेंथ निकालोगे, आप लोग यहां से चेक कर सकते हो, एल एल कैंसिल हो गया, ये बच गया मेरे पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसका तो आंसर साफ दिख रहा है, ये आएगा हमारे पास कॉस थीटा 1/sin कितना होता है कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ बी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक सिंपल सा फॉर्मेट यूज किया गया, ठीक है।